दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वप्रथम खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया, जिन्होंने बताया कि संसार का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते रहता है। इसके लिए उन्होंने एक फार्मूले भी दिए जो एकदम सही दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को निकाल देते हैं। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन ही थे जो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण को फार्मूले के साथ साबित किए। इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ न कुछ बताए थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इस बात को हमारे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे गलत साबित कर दिए। जब आइंस्टीन रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि न्यूटन का ग्रेविटी का नियम स्पेस में तथा ग्रहों की गति के नियम को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। तब अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि इस संसार में, इस पूरे स्पेस में प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण एक कर्वेचर अर्थात जाल का निर्माण करता है और इसी जाल के सेंटर की ओर सारी वस्तुएं जाती रहती है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का यह कथन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण को प्रतिस्थापित कर देता और जो आइंस्टाइन यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देते हैं, इसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया जाता है। दोस्तों, आइंस्टाइन के यह सिद्धांत स्पेस में सभी जगह लागू होते हैं। इसी सिद्धांत से स्पेस में कोई वस्तु स्थिर जगह से कांस्टेंट गति से चलती रहती है भी साबित हुई। दोस्तों, अगर आप स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं या आप स्पेस स्टेशन पर रहेंगे तो आप वहां पर अनुभव कर पाएंगे कि वहां पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है, अर्थात वहां पर स्पेस में कर्वेचर नहीं बनता है, जिसके कारण सारी वस्तुएं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती हुई प्रतीत होती है। अगर आप वस्तु को जिस भी दिशा में फोर्स लगाएंगे उसी दिशा में वो वस्तु जाएगी। अगर आप किसी वस्तु पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वह कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे धीरे मूव करते रहेगी। दोस्तों, स्पेस में एक और बात है, अगर आप स्पेस में दो डिफरेंट भार वाली वस्तु साथ में गिराएंगे तो दोनों का त्वरण सेम ही रहता है। दोस्तों, जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा पर गए थे तो उन्होंने अपने हाथ से एक पत्थर और पंख साथ में गिराते हैं, लेकिन दोनों वस्तुएं समान त्वरण से नीचे एक साथ गिरती है। चंद्रमा पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर चंद्रमा का कोई वातावरण नहीं है। चंद्रमा का ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले बहुत ही कम है, जिसके कारण चंद्रमा के मास के कारण उसका कर्वेचर भी नगण्य होता है और कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी वस्तु चंद्रमा पर गिरती है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया फार्मूला और सिद्धांत स्पेस में सारी वस्तुओं की गति के कारण को सेटिस्फाई करती है। दोस्तों, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से यह साबित हो पाई है कि क्यों सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा और उपग्रह अपनी ग्रह की चक्कर क्यों करती है। बाद में केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित नियम दिए। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, अर्थात हमारी पृथ्वी द्वारा जो स्पेस में कर्वेचर बनता है उसी के कारण ही सारी वस्तुएं जब ऊंचाई से गिराई जाती है तो वह अर्थ की सेंटर की ओर गति करती रहती है और गति इतना तेज होती है कि वस्तुएं बहुत तेज गति से अर्थ पर गिरती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों, हमारी जो अर्थ है उसकी गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर आप स्पेस में कोई स्पेस क्राफ्ट इस गति से चलती है तो वहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बराबर होगा, अर्थात आप उस स्पेस क्राफ्ट में अच्छे से खड़े हो पाएंगे और आपको अपने रियल वेट का अनुभव होगा जो कि आपका पृथ्वी के वेट के बराबर होगा। तो दोस्तों, अगर आप स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो आप ग्रेविटी को आर्टिफिशियल बना सकते हो या अपने मन मर्जी के मुकाबले इसे कम या ज्यादा कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्पेस में पृथ्वी का ग्रेविटी बनाना चाहते हो तो आपका स्पेस क्राफ्ट का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, जो कि हमारी पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का एक्सेलरेशन है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर ग्रेविटी का होना ही हमारे वायुमंडल का निर्माण का कारण है और इसी के कारण से ही हमारे वायुमंडल का स्पेस में जाने से बचा रहता है। अर्थ की ग्रेविटी के कारण ही वायुमंडल कई लेयर में बटे हुए हैं, जिसमें ओजोन लेयर भी मुख्य है जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे से हमें बचाती है। दोस्तों, अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के जैसा होती तो आज हमारे अर्थ पर जीवन संभव नहीं होता। तो दोस्तों, जीवन की शुरुआत के लिए वायुमंडल बहुत जरूरी है, जो कि हमारे मून पर नहीं है और वायुमंडल को बांध कर रखने में ग्रेविटी सबसे जरूरी है। दोस्तों, अगर किसी भी प्लेनेट पर जीवन का शुरुआत होती है तो वहाँ का वायुमंडल का महत्व बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि वायुमंडल ही उस जीवन के लिए एक सुसंचालित जीवन चक्र का निर्माण करती है। तो दोस्तों, हमने जाना कि किसी भी जीवन के लिए गुरुत्वाकर्षण कितना महत्व रखता है और जीवन चक्र के निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, सोलर सिस्टम में सभी प्लेनेट का गुरुत्वाकर्षण डिफरेंट होती है। इसकी वैल्यू उस वस्तु के द्रव्यमान से पता चलती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगी उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण उतना ही मजबूत होगी। दोस्तों, अब हम गुरुत्वाकर्षण के इतिहास के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन की ग्रेविटी का नियम देने से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ न कुछ बोले थे। दोस्तों, ग्रीस में एक साइंटिस्ट अरिस्टोटल मानते थे कि सारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आती है और ऐसा इसलिए होता था कि जो हमारी पृथ्वी थी वह यूनिवर्स के सेंटर में है और यूनिवर्स के प्रत्येक वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। उन्होंने यह भी बोला कि वस्तुओं के द्रव्यमान के ज्यादा होने के कारण वस्तु पृथ्वी की ओर तेजी से आकर्षित होती है। लेकिन दोस्तों, आगे चलकर यह कथन गलत साबित हो जाती है। दोस्तों, भारत में सबसे पहले भास्कराचार्य ने बताया था कि हमारी पृथ्वी किसी वस्तु पर नहीं टिकी हुई है। दरअसल दोस्तों, उस समय लोग मानते थे कि हमारी पृथ्वी शेषनाग पर स्थिर है। इस बात को खारिज
खारिज करते हुए उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने ही बल से टिकी है और इसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कह दे तो क्या दोष है। दोस्तों, प्राचीन में जितने भी साइंटिस्ट हुए उन्होंने अपनी अपनी राय दी है, लेकिन किसी ने इसे साबित नहीं किए कि गुरुत्वाकर्षण क्या है और क्यों है। बाद में सबसे पहले न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को फार्मूले के साथ साबित किए। इसके बाद सर आइजैक न्यूटन के ग्रेविटी के सिद्धांत की जगह आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ले ली और पूरी दुनिया को ग्रेविटी के सिद्धांत से व्याख्या की। दोस्तों, सबसे पहले भारत के महान साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने पता लगाया कि सारे ग्रह सूर्य की चक्कर लगाते हैं और उन्होंने ग्रहों की गति के बारे में भी बताया। बाद में दोस्तों केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित नियम दिए। उन्होंने बताया कि सौर मंडल में सभी ग्रह अपनी कक्षा पर किस तरह से चक्कर लगाते हैं और सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की व्याख्या करते समय उन्होंने बताया था कि हम स्पेस टाइम डायमेंशन में रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि हमारी दुनिया 3D में है, लेकिन दोस्तों अब 3D के साथ टाइम भी है, अर्थात हम जिस डायमेंशन में रहते हैं वह स्पेस टाइम डायमेंशन है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि हमारा स्पेस और पूरी दुनिया स्पेस टाइम में है, अर्थात 3 डायमेंशन स्पेस के, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और 1 डायमेंशन टाइम की, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि स्पेस टाइम डायमेंशन क्या है। दोस्तों, आइंस्टाइन ने बताया कि यूनिवर्स के प्रत्येक वस्तु स्पेस टाइम डायमेंशन में कर्व का निर्माण करता है और उसी कर्व के सेंटर की ओर सारी वस्तुएं जाती रहती है। कर्व जितना ज्यादा होगा वह वस्तु उतना ही तेज गति से आकर्षित होगी। कर्व का आकार वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। प्रत्येक वस्तु स्पेस टाइम में कर्व का निर्माण करती है और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा स्पेस टाइम कर्व उतना ही बड़ा बनेगा। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो हमारे इस 3D आयाम में तो ग्रेविटी को एक्सप्लेन तो कर दिए, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे भी रिसर्च करने हैं जिसमें क्वांटम पार्टिकल पर ग्रेविटी का प्रभाव किस तरह से पड़ता है और दूसरे डायमेंशन में ग्रेविटी नामक शब्द एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। दोस्तों, एक सिद्धांत ऐसा है जो कि ग्रेविटी के एकदम अपोजिट है, वह शब्द है एंटी ग्रेविटी। दोस्तों, एंटी ग्रेविटी में कोई भी वस्तु ग्रेविटी के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि ग्रेविटी में कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन एंटी ग्रेविटी में पार्टिकल ऊपर की ओर जाती है। दोस्तों, एंटी ग्रेविटी पर तो ज्यादा रिसर्च तो नहीं हुआ है, लेकिन इस पर रिसर्च चल रहे हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि जहाँ पर एंटी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती होगी वहाँ पर एंटी पार्टिकल भी होती होगी और एंटी पार्टिकल पार्टिकल की तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नहीं बने हुए हैं। दोस्तों, एंटी पार्टिकल और एंटी ग्रेविटी पर विस्तार से किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ग्रेविटी क्या है और इसके क्या क्या सिद्धांत है और कौन कौन से महान साइंटिस्ट ने ग्रेविटी के सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अल्बर्ट आइंस्टीन की ग्रेविटी का सिद्धांत कैसे सर आइजैक न्यूटन की ग्रेविटी के सिद्धांत की जगह ली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में रोचक इन्फॉर्मेशन के साथ।